एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है। तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो, अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ, बस
अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी? अंशुल को जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी थी। बीवी के लाख समझाने पर भी अंशुल उसकी कोई बात नहीं मानता। तुम मुझे सड़कों पे ला दोगे? अरे तुम कोई गाड़ी हो जो तुम्हें सड़क पर ला दूंगा? मजाक कर लो बस तुम। अरे घर में इतने भी खाने का सामान लाने के पैसे तो छोड़ो, सब लुटा दोगे क्या? जिस दिन जुए में जीत जाऊंगा तब देखना, सबको बताते फिरोगे कि कितना पैसा है तुम्हारे पति के पास। बताने की आदत ही तो नहीं है मेरी, वरना सबको बता चुकी होती कि तुम कितने बड़े नाकारे हो, नल्ले हो। लाओ और पैसे दे दो, है तो कुछ। अरे भरोसा रखो, आज बाजी जीत ही जाऊंगा मैं। घर के बर्तन बेच दोगे क्या? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अरे बबूचक, कुछ तो लाज शर्म कर ले। लाज शर्म क्यों करूं? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं क्या? जितनी इधर उधर की बातें कर लेते हो ना, उतनी मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं धमकी मत दो मुझे। बड़े बड़े लोगों के साथ जुआ खेलता हूँ, मुझे छोड़ने में नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे तो बहस ही नहीं करनी, मैं पैसा नहीं देने वाली, बात खत्म। अंशुल वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर पे कुछ गुंडे आते हैं। कहाँ है वो अंशुलवा? वो तो कहीं गए हैं, सुबह से गायब है। हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो। उसे समझा लेना, उसने हमसे पैसे लिए थे और अब लौट आने के टाइम मिस्टर इंडिया खेल रहा है। वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। और तुम क्या बताओगी? उसे पता ही चल जाएगा कि घर में आंधी आई थी। हम घर के सामान का वो हाल करेंगे कि अंशुल की तो रूह कांप जाएगी। घर का सामान मेरा है, अंशुल ने आपसे पैसा लिया था, आप उससे बात करिए ना। तो उसकी पत्नी नहीं है क्या? काश नहीं होती। गुंडे की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग अपने घर से ताका झाकी करने लगते हैं। ठीक है, हमारे धंधे का उसूल है, हम औरत के सामने कोई गड़बड़ नहीं करते, पर अंशुल दिखा ना तो वो सिंगल पीस में घर नहीं आएगा। ऐ चलो रे। रीमा ये बात बताए तो किसे बताए, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को बुरा भला कहे। शाम को अचानक रीमा का भाई घर आ जाता है। अरे अर्जुन, तू बता दिया होता। अरे दीदी, सरप्राइज जैसी भी कोई चीज होती है, मैं जीजाजी और तुमको सरप्राइज देने आया हूँ। तभी अंशुल भी वहां आ जाता है। अरे हाँ साले साहब, कैसे हो? साला भी बोल दो और साहब भी बोल दो, गाली भी दो और पुचकार भी दो। बहुत स्मार्ट हो गए हो जीजू। अरे साला तो रिश्ते का नाम है। और बताओ क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत का पसीना अब चमक रहा है। मैंने घर वालों की ईएमआई चुका दी, नई कार दिलवा दी उनको, और इस सब के बाद अब मैं घर खरीदने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे बस बस यार, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अंबानी फोन लगा के तुमसे टिप्स लेने लगेगा।
रीमा, तुमको हंसने पे पाबंदी है क्या? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अंशुल और रीमा अंदर चले जाते हैं। कुछ गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। अब तुम मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दोगे क्या? अरे तुम्हारा भाई आया है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे, मूड ऑफ कर रही हूं? वो गुंडे तुमको ही ऑफ कर देंगे, धमकी देकर गए हैं। बस नेगेटिव बातें करवा लो तुमसे। दिन भर से गायब क्यों थे? इतने पॉजिटिव हो तो घर रह के उनका सामना करते। तो क्या करूं? तुम भी तो पैसे नहीं दे रही थी, बाहर से लेने पड़े मुझे। पैसे तुम जुआ खेलने के लिए मांगते हो। कोई महान काम नहीं करते पैसों से। मेरी बात मानो अंशुल, ये सब छोड़ दो। हम अपनी एक दुकान खोल लेंगे, पैसे बनाएंगे, मेहनत से कमाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने में भी तो पैसा लगता है ना। थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं घर से कोई छोटा बिजनेस कर लेती हूँ। पैसे आ जाएंगे तो दुकान भी खुल जाएगी। एक काम करो ना, तुम्हारे भाई से पैसे ले लो, उसके पास तो बहुत है। पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। मैं तो नहीं मांग सकती। अंशुल उसी वक्त बाहर जाके अर्जुन से कहता है, अब साले साहब, मुसीबत के समय भाई ही बहन की मदद करता है। हमारी हालत थोड़ी तंग चल रही है और पैसों की सख्त जरूरत है। दुकान खोलनी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है जीजू, पर 2 लाख तक कर दूंगा। पर 1 महीने बाद लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते में ही लौटा दूंगा। अंशुल अर्जुन से पैसे लेता है और बाहर चला जाता है। देखिए, सबसे पहले उधारी चुका देना, अब और कोई घर ना आए। अंशुल अपनी धुन में निकल जाता है, सीधे जुए खेलने वाली जगह पर। अरे अंशुल, आज कितने की बाजी? 2 लाख। देख ले भाई, तेरे तारे सही नहीं चल रहे। ये पैसे मेरे साले अर्जुन के हैं, उसके तारे तो अच्छे चल रहे हैं। ये बाजी जरूर जीतूंगा मैं। अगले दिन सुबह रीमा घंटी की आवाज से जागती है और दरवाजा खोलती है। पूरी रात कहाँ थे तुम? एक खुशखबरी है, मुझे मेरे पिताजी ने भी 1 लाख रुपए दे दिए। अरे वाह, यानी अब हमारे पास पूरे 3 लाख रुपए हैं। नहीं, एक ही है। 2 लाख की बाजी हार गया ना कल रात में। अर्जुन भी जागा हुआ था, उसने सारी बातें सुन ली थी। रीमा रोने लगती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की लंका लग गई है। अरे पैसे ही तो है, हाथ का मेल है ये तो। जीजा जी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब दीदी आपके साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बहन को जुए के दांव पे नहीं लगा सकते। एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। हाँ, आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते।
अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो। मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मन मौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं। इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती है। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वाह, अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी?
किशनपुर गांव में प्राची नाम की एक औरत अपने बेटे कुणाल और बहू सुधा के साथ रहा करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत ही कामचोर होती है और आए दिन काम न करने के नए नए बहाने बनाती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलह भी हो जाया करती है। अरे बहू, तुमने बर्तन क्यों नहीं किए? वो माँ जी, मेरी उंगली कट गई थी सब्जी काटते वक्त, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, बर्तन तो कर ही सकती हो। नहीं ना माँ जी, सर्फ लगने से कटे हुए भाग में दर्द हो जाएगा। आज के लिए बर्तन आप ही कर लीजिए। इस तरह से सुधा रोज काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती है। सुधा कुणाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अब जल्दी से नाश्ता दे दो। जी, आप माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह सुधा, जब से तुम आई हो माँ को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाऊंगी जिससे माँ जी की चिकचिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू? पता नहीं क्या हुआ माँ जी, अचानक आंखों में कुछ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? आंखों को अच्छे से धोकर मसलो ना। आंखों को बहुत बार धो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या। इधर सुधा की ऐश हो जाती है। वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। माँ जी, जरा चाय तो पिला दीजिए ना। हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी इतनी प्यारी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। हुआ क्या? अरे देख ही नहीं पा रही वो तो। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ। क्या हुआ है इसे? चेकअप में तो कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना। सुधा घबरा जाती है। माँ जी, आप क्यों मेरी आंखों के पीछे पड़ गई हैं? मैं जिंदा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आंखें भी ठीक हो जाएगी ना धीरे धीरे। नहीं बहू, तुम तकलीफ में हो ये मैं देख नहीं पा रही। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, कोई तो इलाज होगा इसका। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मेरी आंखें भगवान की मर्जी की वजह से गई है और उनकी मर्जी की वजह से वापस आ जाएगी। देखिए, मैं दवाई लिख देता हूँ और आप इनको क्लिनिक पर ले आना। डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती और अगले कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं माँ जी कब तक वापस लौटेगी। तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लौट आती है। हे भगवान, माँ जी तो बहुत जल्दी लौट आई। जल्दी जल्दी चूल्हा बुझाने के चक्कर में उसके पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज कैसी? प्राची भागी भागी रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाइए माँ जी। प्राची फटाफट उसके ऊपर एक चद्दर डाल देती है और आग बुझाती है। सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है और वो प्राची से आंखें नहीं मिला पाती।
ये सब क्या है बहू? मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे तुम पर शक पहले से ही था बहू, मगर काम चोरी इस कदर भी ना करो कि खुद को ही नुकसान हो जाए। ये हमारे घर का ही तो काम है ना बहू। अब और शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। चल अब अपने हाथ की चाय तो पिला दे जरा। जी माँ जी। हॉरर कहानियां थी। जाग उठी डायन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रुक्मा देवी। उम्र यही कोई 60 साल की होगी उनकी। गांव के लोग कहते थे कि वो औरत नहीं बल्कि डायन थी, क्योंकि शादी होते ही रुक्मा के पति की मौत हो गई और फिर धीरे धीरे उसके परिवार के सब लोग एक एक करके खत्म हो गए। और साथ ही गांव में पड़ा अकाल, जमीन सूख गई, खेती सूख गई, लोग भूखे मरने लगे। रुक्मा को गांव से बाहर निकाल दिया गया और तब से वो गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कोई भी रुक्मा के घर के आजू बाजू से गुजरता तक नहीं था। एक दिन गांव के रहने वाले रतन और उसकी पत्नी आनंदी को दूसरे गांव से आते वक्त रात हो गई और अंधेरे में रास्ता भटक के वो रुक्मा की झोपड़ी के पास जा पहुंचे। अरे आनंदी, ये क्या हो गया? हम तो रुक्मा डायन की झोपड़ी के पास आ पहुंचे। अब तो सब बुरा होगा। जल्दी जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ जी, सही कहते हैं आप। ये डायन हमको खा जाएगी। जल्दी भागो यहाँ से। तभी रुक्मा झोपड़ी से बाहर आती है। अरे रुको, तुम लोग यहाँ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो और देखो, इस रास्ते पर आगे मत जाना। हाँ हाँ, हमें आगे जाने से इसलिए रोक रही है ना, ताकि हमें मार डाले तू। अरे ना ना, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। डर की वजह से आनंदी और रतन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रतन और आनंदी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या थी किसी की समझ में नहीं आया। अगले दिन गांव में जोर का तूफान आया और भयानक तरीके से किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे भाई, लगता है उस डायन रुक्मा ने गांव पे काला जादू कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कल आनंदी और रतन मर गए। लगता है ये उसी का किया धरा है। हमें सरपंच के पास चलना चाहिए। वो दोनों आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है? कितनी डरावनी आवाज गांव में गूंज रही है। बस मालिक, किसी तरह आ गए। पूरे गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। तो क्या चाहते हो? क्या किया जाए? मालिक, हमें रुक्मा को मारना होगा। अरे जब तक वो डायन गांव में जिंदा रहेगी तब तक गांव में ये सब होता ही रहेगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम लोग, मगर ये काम करेगा कौन? मालिक, अगर आप कहे तो हम दोनों मिलके इस काम को अंजाम दे दे। बस आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाहर जो आतंक का साया है उसमें तुम दोनों रुक्मा तक पहुंचोगे कैसे? हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मालिक, आप उसकी चिंता ना करें। काल भैरव का भभूत है हमारे पास। रुक्मा तक पहुंचकर आसानी से मौत के घाट उतार देंगे उसको। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। उस डायन को मरते हुए देखने की बड़ी इच्छा है मुझे। सरपंच उन दोनों लोगों के साथ गांव के बाहर की तरफ चल देता है। गांव में घनघोर काली रात पसरी हुई थी और दिल दहलाने वाली चीख की आवाज माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। हाथ में काल भैरव का भभूत लिए वो तीनों रुक्मा की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद, ये लो खंजर और पार कर दो इस डायन के कलेजे के अंदर। मालिक, आप बस यहीं खड़े होकर नजारा देखो, आज ना बचेगी ये। हाँ मालिक,
ये भभूत, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पेड़ की डाली पे रख देता हूँ, लौटते वक्त हमारी रक्षा करेगा। वो दोनों आदमी चुपके से सोती हुई रुक्मा देवी के ऊपर वार करते हैं। एक जोरदार चीख से वो इलाका गूंज उठता है, लेकिन अचानक रुक्मा के शरीर से जो खून बहता है उसका रंग नीला था। ये देखकर वो दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। अरे 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 ये क्या? अरे इसके खून का रंग तो नीला है। अरे तो क्या हुआ? डायन जो ठहरी इंसान नहीं है ये, और आज इस बात का पक्का यकीन हो गया है। मर गई चुड़ैल, मर जाने दे। चल सरपंच साहब को जाकर ये खबर सुनाते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा सरपंच की लाश पेड़ पे लटकी हुई थी। ये देखकर वो दोनों डर के मारे चीखते हुए वहां से भागे, लेकिन तभी एक बेहद डरावनी औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा किसी का खून करके बच जाओगे तुम? कौन हो तुम? कौन हो? हमने तो डायन को मारा है, कुछ गलत नहीं किया भाई। वो डायन नहीं थी, वो इस गांव की रक्षा कर रही थी। तुम कौन हो? और तुम्हें कैसे पता वो कौन थी? उसने रतन और आनंदी को मार डाला। रतन और आनंदी को मना किया था रुक्मा ने इस रास्ते से आगे जाने से, पर वही दोनों माने नहीं, और उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए उनका मरना तो तय था। क्या मतलब तूने मारा था? और हम समझ रहे थे कि रुक्मा ये सब कर रही है। अरे वो तो मेरे कब्जे में थी, रोज अपने खून का चढ़ावा देकर इस गांव को बचा रही थी, तभी तो उसका खून नीला पड़ गया था। लेकिन तुमने तो उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि ये सच है। नहीं मानते तो बताओ सरपंच कैसे मरा फिर? क्योंकि उस वक्त तो तुम लोग रुक्मा को मार रहे थे ना, जवाब दो। हाँ बात तो सही है, इसका मतलब इसका मतलब अब तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अरे लेकिन कौन है वो जो हम लोगों को मारना चाहता है? आत्मा, रुक्मा के घर वालों की आत्मा। वो लोग कोई आम आदमी नहीं, खूनी भेड़िए थे, और रुक्मा ने उनका ये राज जान लिया था। रुक्मा के अंदर शक्तियां थी जिसके चलते उसने उन सबको खत्म कर दिया। क्या? अरे लेकिन पूरा गांव तो समझ रहा था कि रुक्मा अपने घर वालों को खा गई। खा रुक्मा नहीं, मैं आ गई। क्योंकि असली डायन मैं हूँ, और अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं। भागो तुम दोनों। वो दोनों आदमी पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पूरा गांव खुद की नदी बन चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, और रुक्मा के मरे हुए घर वाले उन लाशों को खा रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों का भी वही हाल हुआ। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है, और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है,
एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा
प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। चालबाज मासी रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता।
तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहां से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। इन्हें कोई बताए, सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए, मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहां रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है, ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहां रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो। और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना। अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है। अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है। बढ़िया आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रही हैं माँ, अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है।
एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ, हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा
प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार, ये क्या है? क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
और कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है। अरे कैसे करवाऊं ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आ गया। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती, पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है।
रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना, पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बेरसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी।